हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं साथियों? आई होप आप सभी एकदम अच्छे होंगे और अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो साथियों, आज हम लोग सॉल्व करेंगे बोर्ड परीक्षा 2024-25 का जो मॉडल पेपर आया है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। ये इसका 2024-25 का मॉडल पेपर है मैथ का। ये यहाँ पर 24-25 नहीं, 23-24 नहीं है, 2024 और ये 2025 का। ऐसा क्यों? क्योंकि अब की बार बोर्ड जो भी मॉडल पेपर आया है वो मॉडल पेपर वही प्रीवियस ईयर वाला डाल दिया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो भी अपना इंस्ट्रक्शन है ये सभी आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे। इसमें 2 खंड हैं। एक खंड 20 मार्क्स का, 20 प्रश्न है इसके और 20 अंक के हैं। वो OMR से होगा और ये ऑब्जेक्टिव यानी बहुविकल्पी है। इन सबको आप लोग पढ़ लीजिए। इसको मैंने रिकॉर्ड किया था लेकिन थोड़ा से गलती हो गई कि तो इसलिए से पुनः रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो यहाँ हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है कि किन्हीं दो संख्याओं का LCM 60 है। LCM ये 60 दिया है और HCF दिया है 3 है। एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए, दो संख्याओं और उनके HCF और LCM में क्या संबंध होता है। यहाँ हमने लिखा है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है उनके HCF और LCM के बराबर होता है, गुणनफल के बराबर होता है। यहाँ LCM दिया है 60 और HCF दिया हुआ है हमारे पास कितना, 3। और एक संख्या दिया है 12, दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो हम लोग 12 से भाग लगाएंगे, 12 पंचे 60 और N2 का मान कितना आ जाएगा, 3 गुणे 15। तो यहाँ N2 का मान आएगा 3 गुणे 15, यानी इसका बी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। आइए हम लोग सेकंड प्रश्न की ओर चलते हैं। तो सेकंड प्रश्न हमारे यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सेकंड प्रश्न है कि एक शून्येतर संख्या और एक शून्येतर अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है। जैसा कि पता है, कह रहा है कि एक परिमेय, हमने मान लिया कोई संख्या एक परिमेय है, 3 परिमेय संख्या मान लिया था और एक अपरिमेय संख्या कितना है, √3। अब इन दोनों का गुणनफल कराएंगे तो ये हमेशा क्या ही आएगा, अपरिमेय संख्या, सदैव अपरिमेय संख्या होता है। कोई भी आप एक परिमेय संख्या ले लीजिए, एक अपरिमेय संख्या ले लीजिए और उनका गुणा कराएंगे। मान लीजिए हमने यहाँ पर 2 ले लिया है, यहाँ पर 2 लिया है और मान लो कि यहाँ पर रूट का 7 लिया है। दोनों को गुणा कराओगे तो ये हमेशा क्या ही आएगा, अपरिमेय संख्या ही आएगी, ठीक है ना। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा। यहाँ रेखा युग्म समीकरण दिया है x + 2y - 5 = 0 और 4x + 8y - 20 = 0। कह रहा है इसके हल होंगे। अद्वितीय हल होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, कोई हल नहीं होगा, 2 हल होंगे। तो आपको यहाँ पर हल बताना होगा। तो यहाँ पर ये संबंध हमने लिखा है, इन संबंधों को आपको अच्छे से देखना होगा। अगर A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो इस प्रकार का कोई भी संबंध आता है तो इसके कोई हल नहीं होता है। लेकिन यदि A1/A2 बराबर है B1/B2 के लेकिन बराबर नहीं है C1/C2 के, तो इसके कोई भी हल नहीं होते। रेखा समांतर होती है और ये रेखा प्रतिच्छेदी होती है। अगर तो यहाँ पर अगर इस रेखा का जैसे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर है C1/C2 के, इस प्रकार का कोई भी हमारे पास संबंध आता है तो इसका होता है कि रेखा होगी समपाती और इसके बहुत सारे यानी अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल। तो यहाँ से हम लोग A1/A2 B1/B2 C1/C2 का मान इन दोनों समीकरण से निकालेंगे, तुलना करा के A1x + B1y + C1 = 0 से। यहाँ A2x + B2y + C2 से तुलना कराओगे तो यहाँ से A1 का मान आ जाएगा 1, A2 का मान आ जाएगा 2 और यहाँ पर C1 का मान आ जाएगा -5। इस तरीके से यहाँ A2 का मान आएगा 1 और B2 का मान आ जाएगा 8 और C2 का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, -20 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे, यहाँ पर रखेंगे A1/A2 B1/B2 C1/C2 का हमने यहाँ पर अनुपात निकाला है। तो जब ये अनुपात निकालने पर देख रहे हैं कि 1/4 1/4 आ रहा है, लेकिन C1 और C2 का अनुपात बराबर नहीं आ रहा है। तो C1/C2 का भी यानी सारे अनुपात बराबर आ रहे हैं, 1/4 1/4 1/4 आ रहा है।
इसलिए ये इस रेखा के प्रतिबंध को फॉलो कर रहा है। और इस रेखा का कितना रूप से अनेक हल होता है? अपरिमित रूप से अनेक हल। और ये रेखा होती है समपाती रेखा। आइए फिर हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारे पास 4 है। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 70 और 125 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 5 और 8 बचता है। देखिए, जब इस तरीके का कोई भी प्रश्न होता है, कोई संख्या वहां से शेष बचती है, तो पहला काम हम लोग करते हैं कि जो संख्या शेष बच रही, कह रहे हैं एक संख्या हमारे पास में 70 है और दूसरी संख्या हमारे पास में है 125। जब इनसे भाग करते हैं क्रमशः शेषफल 5 और 8 बचता है। 5 और 8 बच रहा है, इसका मतलब कि संख्याएं पूर्णतः विभाजित नहीं होंगी, तो जो बच रहा है उसको हम लोग पहले घटा देते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 65। और यहाँ पर बच रहा है हमारे पास शेषफल कितना? 8। अब यहाँ पर आ जाएगा 117। यानी अब हमारे पास संख्या है, एक संख्या है 65, एक संख्या है 117। अब यहाँ पर ये दो संख्याएं हैं, कह रहे हैं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो इनको पूर्णतः विभाजित कर दे। अब पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, क्योंकि पहले 5 और 8 शेषफल बच रहा था, हमने घटा दी, अब ये इसका मतलब पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। पूर्णतः विभाजित होने का मतलब है कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है। जब भी बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए कहता है तो हम लोग क्या करते हैं? इसका एचसीएफ फाइंड करते हैं। एचसीएफ फाइंड करने के लिए इसका हम प्राइम फैक्टर करेंगे। ये 5 से भाग लगाएंगे तो यहाँ पर 13 हो जाएगा, ये 13 से कट जाएगा। और यहाँ हम लोग इसको डिवाइड कराएंगे तो ये 3 से कटेगा, 3 से 3 त्रिक करना और 3 9 27, फिर 3 से कटेंगे, 3 से 13 और ये 13 1 9 13। तो इनका जो अभाज्य गुणनखंड आ रहा है, एक आ रहा है 5 गुणे 13, ये 65 हो जाएगा। दूसरा हमारे पास 117 का आ रहा है 3 गुणे 3 गुणे 13। बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब होता है एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब होता है कि इन दोनों अभाज्य संख्याओं में कॉमन जो आएगा वही हमारा क्या कहलाएगा? एचसीएफ कहलाएगा। तो इस तरीके इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा कितना होगा? 13 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न है हमारे पास में 5 नंबर। 3 के प्रथम 5 गुणजों का योगफल क्या होगा? 3 के प्रथम 5 गुणज का मतलब होता है कि 3 के प्रथम 5 गुणज, तो यहाँ 3 का पहला गुणज हो जाएगा, देखा जाए तो 3, 3 के बाद 6, 6 के बाद 9, 9 के बाद 12, 12 के बाद 15। योगफल पूछा है तो 15 12 27, 3 30, 30 10 40 और 5 45। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 20 बी हो जाएगा करेक्ट। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। द्विघात समीकरण 2x² - 4x, यहाँ पर -4x है, प्लस में 3 के बराबर निम्न में से कथनों पर विचार कीजिए। यानी इसका यहाँ पर दिया है कि दिया गया समीकरण का मान क्या होगा। यहाँ करें दिए गए समीकरण के विविध कर शून्य होंगे। पहले में विविध कर शून्य से कम होगा, हमें विविध कर का मान निकालना है। आइए विविध कर हल करते हैं। यहाँ विविध कर का फार्मूला होता है d बराबर b² - 4ac, ठीक है ना। d बराबर b² - 4ac होता है। अब हम यहाँ से abc का मान रखेंगे। d का मान क्या आएगा? d का मान या तो 0 आ सकता है, या 0 से बड़ा या 0 से छोटा आ सकता है। अगर 0 से बराबर आएगा, दो मूल वास्तविक होगा तथा बराबर होगा। और अगर d का मान 0 से बड़ा है, दो मूल वास्तविक तथा असमान होते हैं दो मूल, और d का मान अगर 0 छोटा है तो काल्पनिक होता है। हम यहाँ से abc का मान निकालेंगे। a का मान 2, a का मान 2 आ जाएगा, और b का मान आ जाएगा -4, c का मान कितना आ जाएगा? c का मान आएगा 3। यहाँ रखते हैं हम लोग, हल करते हैं इसको। तो हल करेंगे तो यहाँ b का मान है -4 का स्क्वायर, -4 इंटू a का मान 2 इंटू c का मान 3, सबका गुणा कराएंगे, माइनस का स्क्वायर करेंगे +16, माइनस में 4 3 12 दूनी 24, घटाएंगे तो ये माइनस का आ रहा है 8, -8 आता है तो 0 से छोटा होता है। 0 छोटा होगा तो ये काल्पनिक होंगे। अब यहाँ कह रहा है दिया गया जो विविधकर है, विविधकर शून्य से क्या है? कम है। शून्य से कम है तो बिल्कुल सही है, क्योंकि माइनस में है तो माइनस में जो होता है वो 0 से कम ही होता है। दूसरा कह रहा है कि समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है। वास्तविक नहीं है मतलब काल्पनिक है। बिल्कुल सही कह रहा है कि ये वास्तविक नहीं है, मतलब ये काल्पनिक है, ठीक है। समीकरण विविधकर शून्य है, शून्य नहीं है, इसलिए ऑप्शन गलत हो जाएगा। समीकरण के मूल वास्तविक हैं, इसलिए वास्तविक नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा? तो ए और बी ऑप्शन सही है। तो ए और बी ऑप्शन कहाँ से है? यहाँ ऑप्शन हमारे पास में दिख रहा है, ऑप्शन हमारे पास में ये है, ऑप्शन नंबर बी सही है।
तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी सही है ये। अब हमारे पास में अगला क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन ये है कि ए ओ बी सी एक आयत है जिसके 3 शीर्ष 0,3, ओ 0,0 और बी का दिया है 5,0। इसका विकर्ण ज्ञात करना है। तो देखिए आयत क्या होता है, आयत एक ऐसा चतुर्भुज होता है, यहाँ हमने बनाया ए ओ बी सी एक आयत है जिसकी आमने सामने भुजाएं क्या है, बराबर है, इसको पता है। 3 के निर्देशांक दिया है, ए का निर्देशांक होगा बी का, कह रहा है कि हमें इसका विकर्ण ज्ञात करना है। विकर्ण ज्ञात करने के लिए देखिए आयत के विकर्ण होते हैं दोनों तरफ बराबर। अगर दोनों विकर्ण बराबर हैं तो चाहे इधर का विकर्ण निकाल लें चाहे इधर का ये बिंदु नहीं पता तो नहीं निकाल पाएंगे, इधर निकालेंगे तो ये हो जाएगा दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला। दो बिंदु के बीच की दूरी का फार्मूला क्या है, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 - x1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 में से 0 घटाओगे तो 5 आएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 25, और दूसरा 0 में से 3 घटाओगे तो -3 आएगा, -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और इनको जब जोड़ दोगे तो ये 25 9 कितना हो जाएगा 34। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इधर हमने फार्मूला ले दिया है कि इसका फार्मूला क्या होगा, ठीक है ना, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला ये। आइए अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं। यहाँ कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण x² + kx - 5/4 के मूल का एक मूल दिया है 1/2, तो k का मान याद कीजिए। तो हमें क्या करना, मूल का मतलब होता है x का मान, यानी x का मान यहाँ पर कितना दिया है, x का मान दिया है 1/2। अब इस वाले समीकरण में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1/2 रखेंगे। x का मान 1/2 होल स्क्वायर प्लस में यहाँ x का मान है 1/2, k से गुणा कराओगे तो 1/2 इंटू k -5/4 लिखा है। इस -5/4 को इधर ले जाएंगे, प्लस का 5/4 होगा, 1/2 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस का 1/4। अब यहाँ k/2 5/4 में से, अब 4 और 4 हर समान है तो एलसीएम समान आएगा। यहाँ से 5 में 4 घटाओगे तो यहाँ आएगा, 5 में से 1 घटाओगे 4, 4 4 कट जाएगा, तो इधर k/2 इधर 1, तेरे गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा, k का मान 2, k का मान 2 आएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब अगला प्रश्न हमारे पास प्रश्न नंबर 9 है। कह रहा है दो त्रिभुज समरूप होते हैं। दो त्रिभुज समरूप कब होता है, आप सबको पता है कि यदि कोई भी दो त्रिभुज हैं, कोई भी, ये हम मानते हैं ए बी सी है, ये हमारा पी क्यू आर है। मान लीजिए अगर त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, तो इसका मतलब है कि इनके दो कंडीशन तब अप्लाई होती हैं, इनके संगत कोण बराबर होते हैं और इनकी संगत भुजाओं के अनुपात समानुपाती होते हैं। ये ऑप्शन ए एंड बी दोनों सही है, इसका मतलब उपर्युक्त में से दोनों ऑप्शन सही है, ठीक है ना। चलिए आइए हम लोग प्रश्न 10 की ओर डिस्कस करते हैं। यदि एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण सी 90 है, ठीक है, कोण सी 90 है, ए सी बराबर 3 है, बी सी बराबर 4 है, तो बिंदु सी से जाने वाली माध्यिका की लंबाई यानी पहले यह काम होता है हमको एक त्रिभुज ए बी सी राइट एंगल बना लेना है। तो ये हमारे पास ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जहाँ सी समकोण है। अब सी से एक हमने माध्यिका खींची है। अब खास बात यही ध्यान देने वाली बात है, ये इसकी माध्यिका है। माध्यिका हमेशा 90 डिग्री जो होती है वो कर्ण का मध्य बिंदु होती है। ये बात एकदम नोट कर जानने वाली है, रखने वाली है कि जब भी कोई माध्यिका होगी, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो वो कर्ण के मध्य बिंदु को माध्यिका होती है। यानी हमारे पास ये वाली लंबाई 3 है, ये 4 है। अब जाने पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे यहाँ पर तो आ जाएगा हमारे पास कर्ण कितना 5। ये 5 पूरी लंबाई है, तो सी डी की लंबाई यहाँ करना सी और डी। सी और डी क्या है इसकी, सी एंड डी इसकी क्या है, माध्यिका की लंबाई है। सी डी जो होगी ए बी का आधा होगी। ए बी का मान आ गया 5, 5 का आधा करेंगे कितना हो जाएगा 2.5, 2.5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आइए हम लोग प्रश्न नंबर 11 की ओर चलते हैं। 11 नंबर प्रश्न में ये आपसे कहा जा रहा है कि यदि साइन थीटा माइनस कास थीटा का बराबर 1 है तो साइन घाते 4 थीटा प्लस कास घाते 4 थीटा का मान याद कीजिए। हमें क्या करना है, हमने इसका पूरा दोनों पक्षों को वर्ग कर दिया। जो ये साइन थीटा माइनस कास थीटा है इसका मैंने स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करेंगे, आइए इसको हम हल करके यहाँ दिखा देते हैं।
आपसे कह रहा है कि साइन थीटा माइनस कास थीटा का बराबर 1 है। तो आप ये बताइए कि साइन घाते 4 थीटा प्लस कास घाते 4 थीटा का मान क्या होगा, मतलब किस हम इसका दोनों बच्चों को वर्ग करते हैं। यहाँ बन जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा प्लस 2 माइनस है सॉरी ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 साइन थीटा इंटू में कास थीटा बराबर में 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, माइनस में 2 साइन थीटा इंटू में कास थीटा बराबर 1। साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू में कास थीटा। ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। ये हो जाएगा साइन 2 थीटा, 1 से 1 कट जाए, इसको उधर भेज देंगे या उसको उधर ले जाएंगे, तो इसको उधर ले जाइए तो 2 साइन थीटा ये हो जाएगा साइन 2 थीटा 1 माइनस 1 बराबर 0। साइन 2 थीटा बराबर 0, तो हमें यहाँ से थीटा आ जाएगा साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा यानी थीटा साइन में किसका मान 0 होता है, साइन 0 का मान 0। अब यहाँ अनुपात तुलना अनुपात से करेंगे थीटा का थीटा से, 2 थीटा बराबर 0 थीटा बराबर 0, थीटा का मान 0 आ गया है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर वैल्यू इसकी पुट कर देते हैं। तो हमसे पूछा है कि साइन घाते 4 थीटा प्लस में कास घाते 4 थीटा का मान क्या होगा। अब थीटा का मान रखना है साइन घाते 4 थीटा प्लस में कास घाते 4 थीटा, यानी थीटा का मान 0। साइन 0 का मान 0 1, साइन 0 का मान 0 प्लस कास 0 का मान 1। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 1 ऑप्शन से होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि साइन 2 थीटा, यानी ये दिया है साइन 2 ए बराबर में 2 साइन ए, तब थीटा यानी ए का मान क्या होगा। अभी बताया था कि साइन 2 थीटा फार्मूला होता है साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा इंटू में कास थीटा। अभी भी बताया था जस्ट, तो यहाँ पर हम लोग अप्लाई करेंगे साइन 2 थीटा का फार्मूला 2 साइन ए इंटू में कास ए बराबर में 2 साइन ए। साइन से साइन कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर कास ए बराबर कितना हो जाएगा 1। यहाँ पर कास ए किसका होता है 0 डिग्री का, इसलिए कास ए बराबर कास 0। अब अनुपात तुलना अनुपात थीटा के थीटा से ए बराबर कितना आ जाएगा 0 डिग्री। इस तरीके से जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 0 डिग्री आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा 0 डिग्री। अगला प्रश्न है tan 4 tan थीटा बराबर में 3 है। कह रहा 4 tan थीटा बराबर 3, तो आपको मान याद करना है 4 साइन थीटा माइनस में कास थीटा 4 साइन थीटा प्लस में कास थीटा का मान क्या होगा। इसका मान पूछा यदि ये दिया है तो इस क्वेश्चन को हल करने के आपके पास में 2 तरीके हैं। एक तरीका क्या है कि एक तरीका ये है कि आप यहाँ से tan थीटा का पहले मान निकाल 3 बटे कितना हो जाएगा 4 इधर से। अब यहाँ से एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए, वहाँ से इनके अनुपात के मान निकाल लीजिए। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, इसी समीकरण को इसके जैसा tan बना सकते हैं। बस यहाँ हम लोग अंश और हर में कास से भाग लगा देते हैं। 4 साइन थीटा माइनस कास थीटा, यहाँ से हमने क्या कर दिया कास का भाग कर दिया और यहाँ भी कास का भाग। चूंकि tan बनाना है साइन बटे कास करना पड़ेगा। यहाँ 4 साइन थीटा अपान में क्या हो जाएगा कास थीटा प्लस में कास थीटा और अपान में कास थीटा, इससे ये कट जाएगा। और यहाँ जो आ जाएगा 4 tan थीटा माइनस 1
और यहाँ हो जाएगा 4 tan थीटा प्लस में 1। अब tan थीटा का मान यहाँ उठा कर रख देते हैं हम लोग। tan थीटा का मान यहाँ से पुट कर देते हैं। tan थीटा का मान कितना है, यहाँ पर आ जाएगा 4 इंटू tan थीटा का मान 3/4 माइनस 1, 4 3/4 प्लस में 1। ये 4 से 4 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास में यहाँ 3 माइनस 1, 3 प्लस 1, ये हो जाएगा 2 और नीचे 5। तो 2/5 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सॉरी 3/4 होगा, तो 2 से भाग लगाओ, 1/2 इसका करेक्ट ऑप्शन। तो इसका ऑप्शन 1/2 से हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सेक थीटा प्लस tan थीटा, ये बहुत शानदार प्रश्न है। सेक ए प्लस में tan ए, एक ब्रैकेट में है, दूसरे में है 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस, यहाँ पर दिया है सेक ए प्लस tan ए 1 माइनस साइन ए। तो इसका मान पूछ रहा है क्या होगा। देखिए पहले हम कास को लिखते हैं 1/, सेक को लिखते हैं 1/ कास ए, प्लस में tan को लिखते हैं साइन ए अपान में कास ए, और दूसरे ब्रैकेट में वैसे 1 माइनस साइन ए। ठीक, इसका एलसीएम लेंगे तो नीचे आ जाएगा कास ए, और यहाँ भाग करेंगे 1 प्लस साइन ए, और 1 यहाँ पर 1 माइनस साइन ए। इसका गुणा कराएंगे तो एक में जोड़ेंगे घटाएंगे तो 1 माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, नीचे कास है, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कास स्क्वायर, क्या से अपान कास ए, एक कास से कास कट जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कास ए। ठीक, इसका जो आंसर हो जाएगा वो कास ए हो जाएगा। कास ए ऑप्शन इसका 4 नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न 15 नंबर है कि यदि त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का कोण थीटा है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब मान लो कोई भी वृत्त है, त्रिज्या r है और इसका त्रिज्यखंड क्षेत्रफल सबको बताना है πr² थीटा इंटू बटे में 360, ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये प्रश्न था कि एक सुराही निम्नलिखित का संयोजन है, मतलब सुराही किससे किससे मिलकर के बनता है, हमको ये बताना है। मान लो ये सुराही है, अगर ये सुराही है, सुराही में क्या है, एक गोला है एक बेलन है, तो एक गोला और एक बेलन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 के बाद में 17 नंबर है, सॉरी 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का माध्य ज्ञात करना। 1 से 10 तक, तो 1 से 10 तक धनात्मक विषम संख्या लिखा हुआ 1 3 5 7 9, समांतर माध्य होता है कुल पदों कुल पदों की संख्या, तो सबको जोड़ेंगे तो 25, 5 संख्या है, 5 से भाग लगाओगे तो 50 25, 5 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब अगला प्रश्न हमारे पास में है, अगला प्रश्न कि आंकड़ों इतने की माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका ज्ञात करने के लिए हमारे पास में 2 फार्मूले होते हैं। जब डाटा हमारे पास अवर्गीकृत दिया होता है, अवर्गीकृत डाटा दिया है तो यहाँ पर पहले में असेंडिंग या डिसेंडिंग आर्डर लिखना पड़ता है, आरोही या अवरोही क्रम, किसी भी क्रम में लिखना पड़ता है। 13 15 16 17 और 19 20 यहाँ पर लिखा हुआ है, एक क्रम में बढ़ता क्रम है, कोई दिक्कत नहीं, लिखा है तो लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि सम पद है तो फार्मूला क्या होगा, विषम पद है तो फार्मूला क्या होगा। यहाँ पर ध्यान रखें कि यदि माध्यिका में अगर सम पद है, कैसा पद है, सम पद, अगर पदों की संख्या सम है तो माध्यिका होती है n/2, 1/2 n/2 1 पद प्लस में n/2 प्लस 1 पद। अगर पद हमारे पास में विषम है, विषम पद है, तो माध्यिका होती है m बराबर n प्लस 1/2 पद। ये फार्मूला आप ध्यान रखें बस।
अब यहाँ पद हमारे पास काउंट करेंगे तो 2, 4 और 6 पद हैं। 6 पद हैं तो यहाँ रखोगे इस वाले फार्मूले पर, तो जहाँ n का मान है वहाँ रखेंगे हम लोग 6, तो यहाँ 1/2 और 6 का आधा 3 वहाँ पद लिखेंगे, प्लस में 3 और 1 4वां पद लिखेंगे। ये समझ गए आप लोग। अब यहाँ देखेंगे तीसरा पद कौन सा, तीसरा पद है 15 और ये 17 है, तो 1/2 16 प्लस 17, तो ये 16 और 17 कितना हो जाएगा 33 और गुणे 1/2, जब 1/2 करेंगे 33/2 और इसका यही करेक्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा 33/2। ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है प्रश्न, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये हर बार पूछता है ऐसे। इसमें कहता है कि यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 से बहुलक इतना है तो माध्य याद कीजिए। आपको सिर्फ ये फॉर्मेट याद रखना है कि बहुलक बराबर क्या होता है। बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे समांतर माध्य माध्य। जो आपको दिया है बहुलक दिया है 45, यहाँ रखिए 3 गुणे माध्यिका ऊंचा है तो यहाँ माध्यिका मान लीजिए x है, माइनस में 2 गुणे माध्य कितना है 27, 27 दूनी 54, इधर माइनस को धर लिया होगा, ये हो जाएगा 99, इसे जोड़ दोगे 99 और 99 को हम लोग 3 से भाग लगाएंगे 33, तो इस प्रश्न का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो 33 हो जाएगा। आइए आखिरी 20वां प्रश्न है। जब एक पासे को एक बार फेंका जाता है 3 से छोटी विषम संख्या, एक पासा को फेंकने पर टोटल आउटकम क्या आता है। सैंपल स्पेस हमारा 1 2 3 4 5 6 हो जाएंगे। आने प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम, तो अनुकूल परिणाम कितना है 3 से छोटी संख्या, 3 से छोटी संख्या कितनी है 3 से छोटी एक और दो संख्या अनुकूल है, सॉरी 3 से छोटी विषम, 3 से छोटी विषम कौन है, एक है, एक ही है। टोटल आउटकम कितना है 6 है, तो 1/6 इसका क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो